बेफिक्र हो जाइए और नाम अगर खुद नहीं डिलीट नहीं करवा सकते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया आपका तो सब कुछ है। और अभी एसी साहब ने विस्तार पूर्वक आपको बताया कि किन किन लोगों का कार्ड बनना है, किन का नहीं है। आपको आयोग के द्वारा जो किट दिया गया है उसमें भी विस्तार से लिखा हुआ है कि उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि बाद में अगर इंक्वायरी हो गई और जो सुखी संपन्न लोग अनाज ले लिए हैं, अगर उसकी रिकवरी होगी तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए रिक्वेस्ट कीजिए और नाम को डिलीट करवाइए ताकि हर जरूरतमंद को उसका लाभ मिल सके, जिसके लिए ये योजना बनाई गई है। धन्यवाद। राज्य खाद्य आयोग की माननीय सदस्य ने बहुत ही मानवीय तरीके से वो तमाम पहलू पर जिस पर आप लगातार चिंतित रहते हैं, परेशान होते हैं, बहुत ही सम्यक तरीके से आपने परामर्श आप सबको उद्बोधित किया है, बहुत ही स्पष्ट जानकारी दिया है। आपका बहुत बहुत आभार। और अब हम सभी राज्य खाद्य आयोग के जो माननीय अध्यक्ष हैं श्रीमान हिमांशु शेखर चौधरी साहब, उनसे आग्रह करते हैं कि आप अपने आशीर्वचनों से सभी जनों को कृतार्थ करें। आदरणीय माननीय श्री हिमांशु शेखर चौधरी साहब। धन्यवाद। सबको मेरा जोहार। आप लोग आए और संख्या अच्छी है, ये बताता है कि आप लोगों में जागरूकता है और कुछ जानने की ललक है। मैं गौर से देख रहा था जब हमारे सदस्य शबनम परवीन जी कह रही थी और मशीन में कैसे रसीद फंसा दिया जाता है और डीलर किन तर्कों का सहारा लेता है, तो आप लोग सर हिला रहे थे और कुछ हल्की हल्की तालियां बजा रहे थे, जिससे ये समझ में आ रहा था कि ऐसी चीजें हो रही हैं। लेकिन आपका ताली बजाना और आपका मुस्कुराना मुझे सुकून नहीं दे रहा था, मुझे कष्ट पहुंचा रहा था। वो इसलिए कि अब आप लोग जहां हैं वहां आप लोगों को सिर्फ शिकायतों पर हां में हां नहीं मिलाना है। आप लोग को अपने आप से ये पूछना चाहिए कि ऐसी स्थिति है तो मैंने अब तक क्या किया, क्या मैंने इसको दूर करने की कोई पहल की या नहीं की। देखिए, मैं बराबर ये कहता हूं कि आपके स्वयं से बड़ा मार्गदर्शक कोई नहीं हो सकता है। आप खुद के मार्गदर्शक हैं। सिर्फ आप अपने आप से संवाद करके देखिए और पूछिए कि क्या मेरा जो कर्तव्य है उसका मैं निर्वहन कर रहा हूं। और ये कार्यक्रम मैं राज्य के सभी जिले में कर रहा हूं। ये आपका 14वां जिला है जहां मैं पहुंचा हूं। वहां एक सवाल मैं सभी सम्मानित मुखिया से पूछता हूं और मुखिया गणों को ये लगता है कि मैं पहली पूछ रहा हूं, और जो हर जिले में पूछता हूं ये अगर ना पूछूं तो इस जिले के साथ मैं न्याय नहीं करूंगा, इसलिए वो सवाल पूछता हूं। मैं सबसे ये पूछता हूं कि आप लोग क्या हैं, क्या आपको पता है आप क्या हैं? आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मैं पहली पूछ रहा हूं। मैं पहले नहीं पूछ रहा हूं, मैं आप लोगों को ये एहसास करा रहा हूं कि आप क्या हैं, इसका एहसास आपको नहीं है। आप इस समाज की नींव हैं। आप सिर्फ निर्वाचित मुखिया नहीं हैं। आप ये जान लीजिए कि भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन चाहे मर्जी जो योजनाएं बना ले, वो तब तक क्रियान्वित नहीं हो सकता है जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए आप सिर्फ मुखिया नहीं हैं, आप इस समाज की नींव हैं। और ये नींव किसी भी भवन का, किसी भी इमारत का या किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर का जिसको सदियों रहना है, वो तब तक नहीं रह सकता है जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी। इसलिए आप लोग अगर मजबूत नहीं होंगे, मजबूत का मतलब मैं शारीरिक मजबूती की बात नहीं कर रहा हूं, मजबूत मतलब आप अपने अधिकार, स्वयं के अधिकार और आप जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके अधिकारों के रक्षा के लिए यदि आप कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये समाज मजबूत नहीं होगा और आप स्वयं के जो कर्तव्य हैं उसके साथ आप न्याय नहीं कर पाइएगा। मैं एक बात हर जिले में कहता हूं, इस जिले में भी कह रहा हूं
कि देखिए अधिकारी आज हैं, कल इनका तबादला हो जाएगा। मैं आज आयोग का अध्यक्ष हूं, शबनम आज सदस्य हैं, कल नहीं रहेंगी, मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन आप भी हो सकता है कल मुखिया न रहें, लेकिन आप अपने समाज से दूर नहीं जा सकते हैं। आप मुखिया नहीं रहने के बावजूद आप अपने समाज में रहेंगे, मतलब आपका आपके समाज के साथ शाश्वत संबंध है, जन्म जन्मांतर का संबंध है। अधिकारी गलती करके निकल जाएंगे, भुगतेगा कौन? आप भुगतेंगे, आपका समाज भुगतेगा, आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी कि हमको कैसा जनप्रतिनिधि मिला था कि आज समाज बचा नहीं पाया। मैं समाज बचाने की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज पीडीएस जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जो अनाज या राशन बांटे जा रहे हैं, चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो, नमक हो, किरासन तेल हो, जितनी भी योजनाएं हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में जितनी योजनाएं संचालित हो रही हैं, स्कूलों में मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, कुपोषण उपचार केंद्र चलाया जा रहा है, किन के लिए चलाया जा रहा है? उनके लिए चलाया जा रहा है जो स्वयं में सक्षम नहीं है, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या जो स्वयं अपने आप को जीवित रखने के प्रयास नहीं कर सकते हैं, उनको सहयोग की आवश्यकता है। उन लोगों को, मतलब सार में ये समझिए कि जो समाज में पीछे छूटे हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये योजनाएं हैं, या इसको और सरल शब्दों में अगर कहें, जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनको लाभ देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। क्या आप अगर ऐसे लोगों को लाभ नहीं पहुंचाएंगे या पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे तो क्या मेरा समाज समृद्ध हो सकता है? क्या समाज मेरा कुपोषण मुक्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो समाज किसका खराब होगा? आपका खराब होगा। ये मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों के पास कई तरह के फंड आएंगे, कई तरह की योजनाओं को करने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आप तमाम योजनाओं को, अपने विकास कार्य को अपने विवेक से इस्तेमाल कीजिए कि कहां सड़क बनानी है, कहीं नाली बनानी है, कहां क्या करना है, ये आपका विवेक है, आपका अधिकार है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये आग्रह कर रहा हूं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जितनी भी जुड़ी योजनाएं हैं उसको आप ये मान करके करिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये मेरा धर्म है। क्योंकि कोई भी धर्म हो, हर धर्म ये कहता है कि नर में नारायण बसते हैं, मतलब मनुष्य में ईश्वर का वास होता है। अगर आपने समाज के सबसे गरीब व्यक्ति की मदद कर दी तो आप समझिए आप साक्षात ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। और ऐसा करने के बाद हो सकता है आप चुनाव में जीते हारे, वो विषय नहीं है। जीवन में पद महत्वपूर्ण नहीं होता है, जिम्मेवारी महत्वपूर्ण होता है। जब आप पद से हटें तब आप पीछे मुड़कर देखें कि मैंने क्या किया। अगर आप अपने आप के सवाल का जवाब नहीं दे पाइएगा तो आपको लगेगा कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया। इसलिए आप उन लोगों की मदद कीजिए जिनकी मदद के लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो हमारे सदस्य ने कही और जो तमाम अधिकारियों ने भी अपने संबोधन में कहा, पहले मैं ये बताऊं कि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने का मूल उद्देश्य क्या है। देखिए, अमूमन मैं चूंकि पत्रकार रहा हूं तो मुझे समाज के तमाम चीजों की जानकारी रही है। होता क्या है कि अधिकारी को आप ये कहेंगे कि सर इस योजना में तो ये प्रावधान है, इस योजना में ये प्रावधान है, तो वो कहेंगे हो सकता है कि मैं हर अधिकारी पर एक ही फार्मूला लागू नहीं हो सकता है कुछ पर लागू भी होता हो। अधिकारी आपको कहेंगे, अगर वो अधिकारी ईमानदार नहीं है या कर्तव्यनिष्ठ नहीं है तो वो योजनाओं की गलत जानकारी आपको देंगे ताकि आप सही चीजों की मांग न कर पाए। इसलिए इस कार्यक्रम की योजना इसलिए ऐसी बनाई गई है कि अधिकारी हमारी उपस्थिति में आप लोगों को योजनाओं की जानकारी दें ताकि कोई भी अधिकारी आपको गुमराह न कर पाए। मेरा यह मानना है कि मूल चीज है जानकारी। मैं इसलिए मैंने जब से कार्यभार संभाला है तब से मैंने आयोग की टैगलाइन बनाई है, या यूं कहें मैं अपने स्वयं की प्रेरणा के लिए 2 पंक्ति मैंने बनाई है, अधिकार जाने अधिकार मांगे। क्योंकि आज की तारीख में समस्या क्या है कि लोगों की अज्ञानता का लाभ व्यवस्था उठा रहा है, अधिकारी उठा रहे हैं। लोगों को जानकारी नहीं रहती है तो वो अपनी अधिकार की मांग नहीं करता है। और ये कार्यक्रम इसलिए किया गया है
कि आप लोग जान पाए कि आपका अधिकार क्या है और आपका कर्तव्य क्या है। आप लोग अब सिर्फ समस्या की चर्चा करने के लिए नहीं है, आप लोगों की जिम्मेवारी ये है कि उस समस्या का निदान कैसे हो। नहीं हो रहा है तो आपको संघर्ष करना होगा। आप ये जान लीजिए कि आज हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, हम स्वाधीन हैं। स्वाधीनता के पीछे कितने वर्षों का संघर्ष है ये किसी से छुपा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको संघर्ष करना होगा। किसी के भरोसे रहेंगे कि नहीं वीडियो साहब कर देंगे, एमओ साहब कर देंगे, डीएसओ साहब कर देंगे, एसी साहब कर देंगे, कोई साहब नहीं करेंगे। जब तक आप अपनी मदद नहीं करेंगे आपकी मदद कोई नहीं करेगा, ये तय मान लीजिए। मुझे सच कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप अपनी बातों को रखने की क्षमता नहीं रखेंगे, जैसे आप भी अधिकतर माएं हैं, बहनें हैं, उनको पता है कई बच्चों को देखकर आप अंदाज नहीं लगा पाते हैं कि इसको भूख लगी है कि नहीं लगी है। जब वो रोता है या पुकारता है तब आपको अंदाज होता है कि हाँ इस बच्चे को भूख लगी है। इसी तरीके से जब अधिकारी, देखिए अधिकारी के लिए सेवा उनका कर्तव्य है, लेकिन आपके लिए सेवा आपका धर्म है। मैं ये उदाहरण कई जगह देता हूं, यहां भी दे रहा हूं कि जैसे कई ये मां बहनें हैं, कई हमारे भाई बंधु भी हैं। आप लोग चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, हर धर्म में उपवास रखने की एक प्रथा होती है, विधि होती है, कोई दिन निश्चित होता है। कई बार क्या होता है कि अगर किसी उपवास के दिन आपने कुछ गलती से खा ली और आपके बड़े बूढ़े देखते हैं और ये कहते हैं अरे आज तो उपवास करना था, तुम तो खा लिए। तो आप क्या कहते हैं? अगर आपने अनजाने में खाया है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया ये होती है हमको तो पता ही नहीं था कि आज उपवास करना है या फलाने तिथि थी। तो आपके बूढ़े बूढ़े क्या कहते हैं? ये कहते हैं चलो कोई बात नहीं, खा लिए तो मालूम नहीं था ना, अब मत खाना। कि अनजाने में की गई गलती को ऊपर वाले भी माफ कर देते हैं। तो अब तक हम ये मान रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं थी, मतलब आप अनजाने में गलतियां कर रहे थे। आज के बाद अगर आप गलती दोहराते हैं तो मैं समझूंगा कि आप जानबूझकर अपने समाज को खराब कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि गलती होना मनुष्य की निशानी है, गलती दोहराना ही अपराध है। अगर जानबूझकर गलती की जाए तो वो अपराध है, अगर चूक से हो जाए, अनजाने में गलती हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, उसे अपराध नहीं कहते हैं। तो मैं आप लोगों से मैं जानता हूं कि समस्याएं हैं, मैं ये जानता हूं कि अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर नहीं हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ समस्याओं को स्वीकार करके अगर बैठ जाएं तो ये व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। ये हम लोगों को व्यवस्था सुधारनी होगी, किसी तीसरे ग्रह से कोई नहीं आएगा। ये समाज हमारा है, हम ही को बनाना है, हम ही को बिगाड़ना है। तय हमको करना है कि हमको बिगाड़ना है या बनाना है, या हम सबको ये तय करना है। मुझे मालूम है कि जब मैं संवाद में जाऊंगा, आप लोगों से सवाल लूंगा, तो आप लोग अधिकतर लोग अपनी शिकायतें बताएंगे, सर ये होना चाहिए, ये